नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी से कार्ल मार्क्स की अलगाव की अवधारणा पर विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक समाजशास्त्रीय साहित्य में अलगाव की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के शब्द अलाइनेशन का हिंदी अनुवाद अलगाव, बिलगाव, पृथक्करण, विरसन आदि किया गया है, किंतु इनमें से कोई भी शब्द एलिनेशन के सही अर्थ को प्रकट नहीं करता है। अन्य शब्दों की तुलना में अलगाव शब्द अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। अतः हम यहाँ इसी शब्द का प्रयोग करते हुए इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ में अलगाव शब्द का प्रयोग पागलपन के लिए किया जाता था, किंतु वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग चिंताग्रस्त मनोदशा एवं प्रवृत्तियों के लिए किया जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने को समाज से, पर्यावरण से तथा स्वयं अपने आप से उदासीन महसूस करता है। वह अपने आप को असुरक्षित, बेसहारा, अकेला अनुभव करता है तथा सामाजिक संबंधों के बंधनों से मुक्त होने की सोचने लगता है। अब हम सबसे पहले अलगाव का अर्थ एवं उसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। सामान्य अर्थों में अलगाव का तात्पर्य व्यक्ति का अपने को समूह व समाज से कटा हुआ महसूस करना है। इसमें व्यक्ति के समूह एवं समाज से संबंध टूट जाते हैं, उनके बीच खाई पैदा हो जाती है। वह संसार जिसे पहले वह अपना समझता था पराया लगने लगता है। व्यक्ति यह सोचने लगता है कि इस दुनिया में उसके भले के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। वह दुनिया की भीड़ में अकेला और निरीह प्राणी है। समाज को उसकी आवश्यकता नहीं है। जॉन स्टुअर्ट ने सर्वप्रथम अलगाव शब्द की व्याख्या की थी। उनका विचार था कि जब श्रमिक अपने कार्य के प्रति अलगाव महसूस करते हैं तो वे विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं। टोकियावेले का मत था कि पूंजीवादी व्यवस्था में अपनी संपूर्ण कुशलता के साथ काम करते करते व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा में घट जाता है और निरंतर घटता ही जाता है, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया में वह अपनी मानसिक शक्ति के प्रयोग की शक्ति को निरंतर कम होते हुए देखता है। इस प्रकार टोकियावेले के अनुसार उत्पादन के दौरान श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ साथ श्रमिक का अलगाव भी बढ़ता जाता है। अलगाव पर अपना विचार व्यक्त करने वाले बहुत से और समाजशास्त्री, जिन पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दुर्खिम का मत है कि सामाजिक एकता में शिथिलता आ जाना, अर्थात सामूहिक जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्तियों का ह्रास हो जाना अलगाव के लिए उत्तरदायी है। मर्टन का मत है कि जब समाज में सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति संस्थागत साधनों के द्वारा नहीं की जाती है तो यह अलगाव की स्थिति पैदा करती है। इसी बारे में पार्सन्स कहते हैं कि अलगाव की व्याख्या विचलित व्यवहार के रूप में की जा सकती है। मेल्विन सीमैन ने बताया है कि अलगाव शब्द का प्रयोग 5 अर्थों में किया जाता है: शक्तिहीनता, अर्थहीनता, नियमहीनता, पृथकता तथा स्व अलगाव। अब हम अलगाव के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्रियों ने अलगाव के कारणों की व्याख्या के कारणों को समाज में ही ढूंढा है। यह आज के जटिल, पूंजीवादी, विशाल एवं व्यक्तिगत समाज व्यवस्था की देन है। अब इसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं? सबसे पहला है समुदाय का विशाल आकार। जब किसी समुदाय का आकार बड़ा हो जाता है तो उसमें प्राथमिक, आत्मीय एवं घनिष्ठ संबंधों का स्थान द्वितीयक, छिछले और दिखावटी संबंध ले लेते हैं और व्यक्ति अपने ही समुदाय में अजनबी हो जाता है। यह स्थिति अलगाव को जन्म देती है। सामाजिक भिन्नताएं। अलगाव का एक कारण यह है कि देश एवं समाज में विभिन्न धर्मों, प्रजातियों, देशों, समुदायों तथा विश्वासों को मानने वाले लोगों का सहनिवास है। इसमें धर्म, रीति रिवाज, व्यवहारों, मूल्यों, आदर्शों एवं जीवन प्रतिमानों में भिन्नता पनपती है तथा व्यक्ति अपने को पराया महसूस करने लगता है, जिससे अलगाव की भावना पैदा होती है। संरचनात्मक विभेदीकरण। आधुनिक युग में समाज में विभिन्न प्रकार के समूह एवं वर्गों की बहुलता एवं विविधता पाई जाती है, जो अपने अपने हितों की अधिकतम पूर्ति चाहते हैं। इसमें व्यक्ति समूहों
एवं वर्गों के बीच खाइयां पैदा हो जाती हैं, जिससे समाज की एकात्मकता एवं घनिष्ठता टूटती है और अलगाव की प्रक्रिया को बल मिलता है। एरिक फ्रोम इस विषय में कहते हैं कि जब सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों में सह संबंध व एकता में शिथिलता आ जाती है, तब भी व्यक्ति अपने को समाज से कटा हुआ महसूस करता है, जो अलगाव की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति। कभी कभी समाज में परिवर्तन की गति बड़ी तीव्र होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति या समूह जब नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होता है, तब व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह असामंजस्य की स्थिति में है, किधर जाए, प्राचीनता की ओर या नवीनता की ओर। यह स्थिति भी उसे प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से पृथक महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। अधिक सामाजिक गतिशीलता। आज के युग में सामाजिक गतिशीलता बहुत बढ़ गई है। व्यक्ति अपने पद, स्थान, पेशे को जल्दी जल्दी बदल लेते हैं। इस स्थिति में उन्हें नई परिस्थितियों से अनुकूलन करना पड़ता है। ऐसा न करने पर वह अपने को समूह एवं समाज से कटा हुआ अनुभव करने लगता है, जिसे हम अलगाव कहते हैं। द्वितीयक समितियों एवं नियंत्रण की प्रधानता। आधुनिक जटिल समाजों में द्वितीयक समूहों की संख्या बढ़ गई है। इन समूहों में व्यक्ति आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव महसूस करते हैं। वह इनमें रहकर अपने को अजनबी महसूस करता है। इस प्रकार से आज के समाज में सामाजिक नियंत्रण के लिए भी द्वितीयक साधन जैसे कि कानून, न्यायालय, पुलिस, गुप्तचर विभाग, सेना आदि का सहारा लिया जाता है, जिनसे व्यक्ति अपनत्व का अनुभव नहीं करता है। ये दोनों ही स्थितियां व्यक्ति के अलगाव की प्रक्रिया को जन्म देती हैं। अवैयक्तिक सामाजिक संबंध। आज के युग में संबंध व्यक्तिक न होकर अवैयक्तिक, औपचारिक एवं दिखावटी होते जा रहे हैं, जिनमें आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। व्यक्ति आज अपने को अकेला महसूस करने लगा है। यही स्थिति अलगाव की स्थिति है। अब हम अलगाव के परिणामों पर विचार करेंगे। एरिक फ्रोम ने अलगाव के जो कुछ परिणाम बताए हैं वो कौन कौन से हैं। अज्ञात सत्ता के प्रति अनुरूपता। वर्तमान समाज में पाई जाने वाली सत्ता अज्ञात, अदृश्य और अलगाववादपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति नियमों की पालना करते हुए भी नियमों से अलगाव रखता है। वह नियमों का विरोध भी नहीं कर पाता और अज्ञात सत्ता के प्रति अनुरूपता का भाव रखता है। अपराजय। वर्तमान में अलगाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी इच्छाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होनी चाहिए और कोई भी इच्छा अपूरित न रह जाए। इस भावना के कारण वर्तमान में व्यक्तियों में वस्तुओं को खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तथा वह अपनी इच्छाओं को स्थगित नहीं करना चाहता। इच्छा पूरी न होने पर उसके अहम को ठेस लगती है। वह अपने आप को अपराधी और चिंताग्रस्त महसूस करने लगता है। वह अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगता है। स्वतंत्र मिलन एवं स्वतंत्र वार्तालाप। अलगाव में परंपरात्मक नियंत्रण समाप्त हो जाता है। व्यक्ति दूसरों से मुक्त होकर मिलता है, वार्तालाप करता है, अपने मनोभावों को दूसरों को कहकर अपने आप को हल्का महसूस करता है। विवेक, सद्विचार तथा धर्म। अलगाव में व्यक्ति की ऊपरी तौर पर ऐसा अनुभव होता है कि समाज में विवेक तथा धर्म का विकास हो रहा है। जैसा कि पश्चिमी देशों में शिक्षा एवं संचार माध्यम के विकास से व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह विभिन्न विषयों पर विवेकपूर्ण वार्ता कर रहा है। वहाँ धर्म का दायरा भी विस्तृत हुआ है, किंतु वास्तविकता यह है कि वर्तमान में कृत्रिमता बढ़ गई है तथा विवेक एवं नैतिकता से नई पीढ़ी का कोई लगाव नहीं है। प्रजातंत्र पर प्रभाव। प्रजातंत्र में मतदाता के व्यवहार को एरिक फ्रोम अलगावपूर्ण व्यवहार मानता है। प्रजातंत्र में जनसंचार के माध्यमों का व्यक्ति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वह अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकता। अलगावपूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदाता पर प्रचार का इतना प्रभाव पड़ता है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक सोच नहीं सकता और प्रचार के प्रभाव में आकर कई बार उसे मत देने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे वह वास्तव में देना नहीं चाहता। इस प्रकार से प्रजातंत्र में व्यक्ति शक्तिहीन महसूस करता है। सामाजिक विघटन। अलगाव सामाजिक विघटन को भी जन्म देता है। समाज में संगठन
तब बना रहता है जब इसकी इकाइयों में परस्पर तालमेल हो तथा वे एक होकर सामान्य लक्ष्यों के लिए प्रयत्न करें। किंतु अलगाव की स्थिति में सामाजिक इकाइयों व्यक्तिगत और समाज में पृथकता अनुभव करती हैं, अपने आप को शक्तिहीन मानती है, समाज में नियमहीनता का बोलबाला होता है, व्यक्ति अपने को अकेला, उदास और विरक्त महसूस करता है। समाज में आत्मीयता, घनिष्ठता का स्थान औपचारिकता और द्वितीयक संबंध ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में समाज में एकता और संगठन के स्थान पर विघटन ही उत्पन्न होता है। तो बच्चों, आज हमने अलगाव के विचार, उसके अर्थ, उसके कारण, समाज में किस कारण से अलगाव होता है, उसके क्या परिणाम निकलते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की। मेरे अगले वीडियो में हम अलगाव के बारे में कार्ल मार्क्स के विचारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।